बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डाइजेशन इन मैन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन की जब हम बात करें तो ये ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ी सी नाली की शक्ल में है और वो नाली स्टार्ट होती है माउथ कैविटी से और एंड होती है एनस कैविटी पर। तो हमारे पास माउथ से इंजेक्शन होती है, एनस से इंजेक्शन होती है और हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हर वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डुअल ओपनिंग रखता हो, टू ओपनिंग्स रखता हो, माउथ और एनस, तो उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ ए लॉन्ग क्वाइल ट्यूब। तो ये एक बड़ी ट्यूब है जो अंदर बहुत ज़्यादा इसकी क्वाइलिंग है जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह और लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं। दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके है ना। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हमारी बुक में जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है तो काफ़ी सारे डिफरेंट वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जब भी गट का वर्ड आए तो इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम मुराद होता है, या एलिमेंट्री कैनाल का वर्ड आए इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक आए जिसको सिंपल में GIT भी कहते हैं तो इससे भी मुराद डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है। अच्छा, आपकी बुक में सब जो आर्टिकल दिया गया उसमें सबसे पहले ना एक समरी बयान की गई है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे पहला जो पार्ट बताया गया वो ओरल कैविटी है, फिर उसके बाद फेरेंक्स है, फिर उसके बाद एसोफेगस है, फिर उसके बाद स्टोमिक आ जाता है, फिर स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, उसके आगे 3 पोर्शन है। सबसे पहले डुडीनम है, जिजूनम है, इलियम है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन के भी आगे 3 पोर्शन है। पहला सीकम है, कोलोन है, फिर कोलोन के भी आगे 3 पोर्शन है। एक है असेंडिंग कोलोन, एक ट्रांसफर कोलोन, एक डिसेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद रेक्टम है और एंड पे एनस आ जाता है। ये एक समरी सी बयान की गई है डिफरेंट पार्ट्स की। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स हैं, जैसे लिवर की काफ़ी सारी सिक्रेशन हेल्प कर रही होती हैं। इसी तरह पेंक्रियाटिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप कह सकते ग्लैंड हैं जो इस डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो बहरहाल हमने इन सारे पार्ट्स को बड़ी डिटेल से आगे पढ़ना है, तो इस वजह से हम इनको ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करते। तो जो पार्ट आता जाएगा उसी पार्ट को उसी वक्त हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बात जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ 3 लोकेशन में हो रहा है। ये MCQs के लिहाज से बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प कर रहा होता है। लेकिन जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ खुराक को तोड़ा जाएगा, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा, लिपिड्स को तोड़ा जाएगा, वो सिर्फ 3 जगह डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। एक है ओरल कैविटी, एक स्टोमिक है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। ये MCQs के हवाले से याद रखेंगे। बहरहाल बाकी जितने भी पार्ट्स होंगे उनकी जो डिटेल है वो जो पार्ट आएगा उसी के साथ ही उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, या इसको माउथ कैविटी भी कहा जाता है या इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। ये इसके दूसरे नाम भी है। तो बाज़ दफ़ा वो एग्जामिनर कह देते हैं कि माउथ कैविटी क्या है, या इसको बाद दफ़ा बक्कल कैविटी भी हम कह देते हैं, बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले कैविटी खाली जगह को कहा जाता है। ओरल माउथ के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो माउथ के अंदर जो कैविटी है वो ओरल कैविटी कहलाती है। और ये जो कैविटी है ये 4 चीज़ों के दरमियान घिरी हुई है। सबसे पहले एक पैलेट हमारे मुंह में जो तालु होता है, जो ज़ुबान के ऊपर स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको पैलेट कहा जाता है। और ये रूफ बनाता है। ये क्या बनाता है? रूफ ऑफ ओरल कैविटी, छत बनाता है। उसके बाद हमारे पास टंग और टीथ हैं। ये दोनों मिलके आमतौर पे फ्लोर बनाते हैं ओरल कैविटी का। और चीक्स ये आमतौर पे वॉल ऑफ ओरल कैविटी बनाते हैं। तो ओरल कैविटी ऐसी खाली जगह को कहा जाता है जो पैलेट, टंग, टीथ और चीक्स के दरमियान घिरी हुई है। अच्छा, उसके बाद ओरल कैविटी के बहुत सारे फंक्शन हैं। जो मेजर फंक्शन आपकी बुक में डिस्कस किया गए हैं उनमें से पहला फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड। क्योंकि जो खुराक हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टोमिक में नहीं जाती या खुराक की नाली में नहीं जाती। पहले उसको कुछ देर के लिए ओरल कैविटी में स्टे करवाया जाता है। वहाँ उसको चेक किया जाता है। बॉडी का एक क्राइटेरिया है, जब तक क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती उसको डाइजेशन के लिए आगे नहीं भेजा जाता। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड। क्या ये जो हमारी नेचर है उसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है या नहीं उतरती? कैसे?
कि सबसे पहले तो जिस वक्त फूड मुंह में जाती है तो उसको मुख्तलिफ एंगल से परखा जाता है, उसको सेंस किया जाता है, उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है कि ये जो फूड है क्या ये अंदर ले जाने के काबिल है या नहीं है। जैसे जो ही फूड इंटर होती है ओरल कैविटी में, इसको चखा जाता है। सपोज एक खाना बड़ा खूबसूरत सा है, लेकिन जो ही आपने खाया तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ है, तो वो फ़ौरन बंदा निकाल देता है। तो इसका मतलब है टेस्ट सिलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। इसी तरह स्मेल, उसको सूंघा जाता है, उसके फेल्ट, उसको महसूस किया जाता है कि कोई सख्त चीज़ तो नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे पास टेस्ट या स्मेल अच्छी ना हो, या फिर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे बाज़ दफ़ा हड्डी आ जाती है या कोई कंकर आ जाता है, ये मौजूद हो तो फ़ौरन लुकमे को बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, एक बहुत ही अहम आप लोगों ने पॉइंट जहन में रखना है। हम जब ओरल कैविटी की बात करते हैं तो ओरल कैविटी में के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर है वो टंग है, टीथ है, चीक्स है। लेकिन जिस वक्त सिलेक्शन ऑफ फूड की बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ फूड में ओरल कैविटी की जो हेल्प वो हमारा नोज़ भी कर रहा होता है, वो हमारी आइज़ भी कर रही होती है। अब नोज़ और आइज़ ये हमारी ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी हेल्प कर रही होती है। जैसे खाना आया, अगर उसकी बदबू, उसमें से बदबू आ रही है तो वो फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा, या एक खाना आया उसमें कोई गंद पड़ा हुआ है, फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें ओरल कैविटी की हेल्प कर रही है। और तीसरी चीज़ जो ओरल कैविटी के अंदर है, जिसको हम कहते हैं टंग, ये भी ओरल कैविटी की हेल्प करती है सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर। तो यहाँ यही बात, एड का मतलब तो मदद करना। तो साइट, स्मेल और टेस्ट, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं ये ओरल कैविटी की मदद करते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड में। अच्छा, जो टंग है, एक तो ये सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। दूसरा, ये मस्कुलर ऑर्गन भी है। हमारे ओरल कैविटी में जितने भी फूड के पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो ज़्यादातर मूव ज़ुबान की वजह से कर रहे होते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। और ज़्यादातर इसका जो मेजर रोल है वो टेस्ट बड के ज़रिए से है। तो हमारी ज़ुबान के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के बड्स होते हैं जो खाने को टेस्ट कर रहे होते हैं। ये जितने भी जायके हैं, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, वो इन टेस्ट बड्स के थ्रू ही हमें पता चलता है। अच्छा, जिस वक्त सिलेक्शन ऑफ फूड हो जाती है, यानी जो खाना है वो हर लिहाज से ओरल कैविटी ये समझती है कि ये परफेक्ट है, फिर उसके बाद उसको चबाना शुरू किया जाता है या उसको पीसा जाता है। ग्राइंडिंग, पीसना, मैस्टिकेशन चबाने को कहा जाता है। तो दोनों का मकसद एक ही है कि जो फूड का नवाला है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए। और वैसे तो ये तकरीबन सारे दांत ही इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेजर रोल है वो मोलर टीथ का है, जो हमारी दाढ़ जिसको हम कहते हैं, आखिरी जो 3 दांत हैं हर तरफ, वो लेफ्ट की ऊपर वाली लेफ्ट साइड, राइट साइड, नीचे वाली लेफ्ट साइड, राइट साइड पे जो 3 दांत है वो मोलर टीथ कहलाते हैं। वैसे तो सारे के सारे जो दांत हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं कटिंग के अंदर, मैस्टिकेशन के अंदर, लेकिन जो मेजर रोल है वो इन मोलर टीथ का है। अच्छा, ओवरऑल ग्राइंडिंग, पीसना, मैस्टिकेशन, चबाना, इन दोनों का मकसद है कि छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पीस छोटा होगा, खुराक की नाली से गुजरना क्या होगा, आसान। नवाला बड़ा होगा तो खुराक की नाली में हो सकता है अड़ी जाए। एसोफेगस अलाउ स्मॉल पीसेस टू पास, तो एसोफेगस हमेशा छोटे पीसेस को ही गुजारने की इजाज़त देता है। अच्छा, जो बहुत अहम पॉइंट है और जो स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं कि स्मॉल पीस जब होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उस पर एंजाइम ज़्यादा एक्शन करते हैं। अब सवाल ये है कि जब पार्टिकल छोटा हो गया तो फिर सरफेस कैसे बढ़ जाती है एक्शन के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक पीस है, एक बहुत बड़ा नवाला है, तो अगर इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो भी एंजाइम आएगा तो वो उसकी पहले बाहर वाली सरफेस पे एक्ट करेगा और फिर बाहर वाली सरफेस डाइजेस्ट होगी, फिर वो अंदर वाली सरफेस पे आएगा, फिर उससे अंदर वाली, फिर दरमियान में जो बिल्कुल यानी इस पोर्शन में सबसे एंड पे पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी पार्टिकल को हम 2 पीसेस में डिवाइड कर दें ऐसे, अब देखिए एंजाइम को अब अंदर वाली सरफेस पे भी एक्शन के लिए जगह मिल गई है। जिसका मतलब है पहले एंजाइम के पास एक्शन के लिए कम सरफेस थी, लेकिन पीस बनने के बाद, 2 पीसेस बनने के बाद, और अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड कर दें तो अब एंजाइम इन सरफेसेस को भी एक्ट करेगा, और डिवाइड कर दें तो आप कह सकते हैं कि अब एंजाइम को यहाँ भी जगह मिल जाएगी अटैक करने की।
तो जितने ज़्यादा पीसेस बढ़ाते चले जाएंगे, जो सरफेस है जो एंजाइम के एक्शन के लिए अवेलेबल है वो बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम के एक्शन के लिए जो स्मॉलर पीसेस होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एंजाइम एक्शन के लिए, ठीक है। और जो लार्जर पीसेस होते हैं, चूँकि बाहर एक्सपोज सरफेस कम है, इस वजह से एंजाइम को सरफेस कम मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जितने पार्टिकल छोटे होते जाएंगे तो एंजाइम को एक्शन के लिए ज़्यादा सरफेस मिलती चली जाएगी। तो ये दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन किसी चीज़ को ऑयली या स्लाइमी नेचर का बनाना, डाइजेशन किसी चीज़ को तोड़ना। और ये मेन फंक्शन में आता है। जो ओरल कैविटी का जो मेन, ये वैसे तो ये सारे फंक्शन है, बाद दफ़ा अगर पूछ ले कि मेन फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी कौन सा है इन तीनों में से, तो ये लुब्रिकेशन और डाइजेशन। और इस मेन फंक्शन को मुकम्मल किया जाता है, एकम्प्लिश का मतलब मुकम्मल किया जाता है बाय सलाइवा। सलाइवा इसको मुकम्मल करता है। अच्छा, सलाइवा है क्या? हमारे पास ओरल कैविटी में 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के सिक्रेशंस कर रहे हैं। उन सिक्रेशन के मजमूए को सलाइवा कहा जाता है। और वो ग्लैंड है, उनको स्लिवरी ग्लैंड कहा जाता है। और ये 3 किस्म के हैं और हर ग्लैंड पेयर की शक्ल में पाया जाता है। तो टोटल 6 ग्लैंड होगी। थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे, 3 पेयर, तो टोटल कितने बन गए? 6। अच्छा, बाद ऑफ एग्जामिनर क्या करता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्लिवरी ग्लैंड आर, तो आप लिखेंगे 6। नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्लिवरी ग्लैंड, तो 3। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने कैलकुलेशन के हवाले से एमसीक्यू थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छा, पहला जो ग्लैंड है वो सब लिंगुअल कहते हैं ज़ुबान को। तो ऐसे ग्लैंड जो ज़ुबान के नीचे होंगे वो सबलिंगुअल ग्लैंड कहलाएंगे। मैक्सिलरी का ये जबड़े को कहा जाता है, जाज। हमारे पास जो नीचे वाला जबड़ा है उसे मैंडिबल, ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला कहलाता है। बाद दफ़ा इसको सब मैंडिबुलर भी हम कह देते हैं, सब मैक्सिलरी, दोनों का मतलब जबड़ा है। तो ये जबड़े के पीछे होंगे। अच्छा, उसके यानी जहाँ हमारे जबड़े ख़त्म होंगे तो वो उसके बिल्कुल बैक साइड पे होंगे। पैरोटिड, ये जो हमारा कान है, इस कान के बिल्कुल अंदर की तरफ ये लगे होते हैं, यानी कान के अंदर नहीं, कान के बिल्कुल सामने ओरल कैविटी की तरफ ये लगे होते हैं। और ये सबसे बड़े सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहे होंगे ये, तो ये इन फ्रंट ऑफ एयर मौजूद होते हैं। बहरहाल इन सारे ग्लैंड्स ने सिक्रेशंस करनी है और इन सिक्रेशन के मजमूए को हम क्या कहते हैं? सलाइवा। आगे सलाइवा में कौन कौन सी चीज़ इन ग्लैंड से रिलीज होके आती है? तो 3 चीज़ें हैं, वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ साल्ट, और टाइलिन, ये एक एंजाइम का नाम है, एमाइलेज, जिसको सिलिवरी एमाइलेज। अच्छा, वाटर एंड म्यूकस, ये जब फूड के पार्टिकल के साथ ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फूड थोड़ा सा स्लाइमी हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है। अब जो चीज़ लुब्रिकेट हो जाए, यानी ऑयली नेचर की कह लें आप, थोड़ा सा गीली हो गई, तो इसका जो फ़ायदा है कि इसको चबाना आसान होता है। जैसे मैं सिंपल से एक मिसाल देता हूँ। यहाँ तो हमारा सलाइवा फूड को मिक्स करके थोड़ा सा मॉइस्ट करता है, लेकिन अगर वैसे ऑब्जर्वेशन के हवाले से बात की जाए, एक खुश्क नवाला है और एक वो नवाला है जिसको शोरबे में, सालन में अच्छी तरह डुबोया गया है। तो आप देखें दोनों को चबा के, तो कौन सा चबाना आसान होगा? तो आपका आंसर यही होगा कि वो नवाला, जैसे सोबत होती है जो शोरबे के अंदर अच्छी तरह रोटी को हम चूर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये सोबत है। तो ये वाली आप कह सकते हैं सोबत को चबाना आसान है। और वैसे अगर नवाले हम खुश्क रोटी के लिए, तो उनको चबाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खैर, एक तो ये है ना कि हम खुद उसको मॉइस्ट करते हैं, लेकिन अगर मॉइस्ट ना भी करें तो हमारा जो सलाइवा है, जिसको लुआब दहन भी कहा जाता है उर्दू के अंदर, वो उसको खुद मॉइस्ट करता है। तो मॉइस्ट कंडीशन का फ़ायदा क्या होता है? च्यूड एफिशिएंटली, उसको चबाना आसान होगा। दूसरा, एसोफेगस चूँकि नाली है और इसमें से जो फूड के पार्टिकल हैं वो इसकी वॉल के साथ टच होके गुजरते हैं। जैसे ये नाली है तो इसके फूड के पार्टिकल ऐसे ज़बरदस्ती गुजरेंगे, तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगी, गुजरना मुश्किल होगा। लेकिन आपको पता है कि लुब्रिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो ऑयली बना देता है और ऑयली चीज़ फिसल के नीचे जाती है फिर, तो एसोफेगस से गुजरना। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ साल्ट, पहले तो ये स्लाइटली एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जो जर्म्स वगैरह फूड के साथ ओरल कैविटी में इंटर हुए हैं,
उनको किल करना, ये एंटीसेप्टिक। लेकिन ये इसका मेजर फंक्शन नहीं। मेजर फंक्शन इसका स्टेबलाइज द पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा की पीएच, अच्छा यहाँ आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखें कि जब सलाइवा इन ग्लैंड से रिलीज होके आता है, जिसको फ्रेश सलाइवा कहते हैं, तो इसकी पीएच अल्कलाइन होती है, यानी बेसिक पीएच होती है, यानी पीएच 8 होती है, जो बेसिक या अल्कलाइन पीएच की तरफ आता है। थोड़ी देर बाद ये CO2 को रिमूव करता है। अच्छा, जो पुराना सलाइवा वो स्टेल सलाइवा कहलाता है। बाज़ दफ़े इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं स्टेल सलाइवा, स्टेल बासी को कहा जाता है। तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके 6 पीएच 6 जो है वो टाइलिन और अमाइलेज की ऑप्टिमम पीएच है। यानी ये जो हमारे पास तो स्लाइटली जो एसिडिक सलाइवा बनेगा, तो ये टाइलिन और अमाइलेज की फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये एंजाइम आमतौर पे 6 और 7 के दरमियान जो पीएच होती है उस पर बेस्ट वर्क करता है। अच्छा, ये जो एंजाइम है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करके डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, लेकिन ये वाले जो हमारे पास केमिकली टाइलिन और अमाइलेज ये केमिकल डाइजेशन करेगा, यानी और सिर्फ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम है। जैसे हमारे पास अगर स्टार्च और ग्लाइकोजीन आई है, दे आर द पॉलीसेकेराइड्स, तो ये इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर, और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक स्टार और ग्लाइकोजीन से मोनोसेकेराइड नहीं बनते वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी। तो यहाँ से स्टार्च और ग्लाइकोजीन से माल्टोज बनी है, तो ये पार्शियल डाइजेशन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ओरल, ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, ओरल कैविटी में जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं वो पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेजर फंक्शन है। वाटर एंड म्यूकस की वजह से क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है, और टाइलिन या इसको सिलिवरी अमाइलेज कहा जाता है। ये बाज़ दफ़ा क्योंकि हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज से भी एक अमाइलेज एंजाइम, वो पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहलाता है। तो सिलिवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन है। तो बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में अलहदा से फंक्शन पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन द रोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन सलाइवा, राइट डाउन द रोल ऑफ टाइलिन या अमाइलेज इन सलाइवा, वाटर एंड म्यूकस का रोल इन सलाइवा। तो ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, या बाद दफ़ा सलाइवा की कंपोजिशन पूछ ली जाती है कि सलाइवा में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिकल था, और बहुत ही अहम आर्टिकल है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। बल्कि जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के पोर्शन है वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आप कह सकते हैं 70% इम्पॉर्टेंट है, वो 30% इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इस जो हमारे पास ओरल कैविटी में खुराक गई है इसको स्वेलो कैसे किया जाएगा, कि एसोफेगस में यानी खुराक की नाली में खुराक चली जाए। क्योंकि जब हम स्वेलो करेंगे तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि खुदा न खास्ता कि वो जो खुराक है वो सांस की नाली में ना चली जाए। अब हमारी बॉडी इस चीज़ को कैसे बचाएगी, और खुराक सीधी खुराक की नाली में कैसे जा रही होती है, तो इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।